स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और हमारे टॉपिक का नाम है वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ ऐसे फिजिकल सिस्टम होते हैं। उन फिजिकल सिस्टम का सलूशन हम श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, और उसी सिस्टम की एनर्जी को हम परटर्बेशन थ्योरी की मदद से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी फिजिकल सिस्टम होते हैं जिनका सलूशन हम श्रोडिंगर इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं करते हैं, और उसी सिस्टम की एनर्जी को हम परटर्बेशन थ्योरी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, उसी फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को मज़ीद अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम है, और उस फिजिकल सिस्टम का सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दे रखा होगा, या हम ये कह सकते हैं इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें पहले से मालूम होगा। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो आइगन स्टेट होगी वो हमें ना मालूम होगी, या हमें दे नहीं रखी होगी। ठीक है, आइगन स्टेट्स जो होंगी वो हमें मालूम नहीं होगी, इसको हम अननोन का नाम देंगे। नाउ स्टूडेंट, फिर हमें एक ट्रायल वेव फंक्शन अज्यूम करनी है। कंसीडर अ ट्रायल वेव फंक्शन। जब हम ट्रायल वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे तो इस फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी वो बच्चों लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। EI से मुराद स्टूडेंट ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। अब इन बातों से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि वेरिएशनल प्रिंसिपल को हम फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं ये लिखता हूं कि वेरिएशनल प्रिंसिपल is used to calculate ground state energy, ground state energy of physical system। मैंने ये कहा है कि वेरिएशनल प्रिंसिपल को हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब बच्चों, इसके आप स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट, कि फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो मैं यही लिखता हूं कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम, द ग्राउंड
बात सुन रहे स्टूडेंट कि किसी भी फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ई जी एस लेस देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आज हम इसी का प्रूव करेंगे। स्टूडेंट ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू ब्रा साइ फंक्शन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैट साइ फंक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक ट्रायल वेव फंक्शन को कंसीडर करना है। तो नाउ वी कंसीडर द ट्रायल वेव फंक्शन। नाउ वी कंसीडर the trial wave function स्टूडेंट ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो फिर हम लिखते हैं स्टूडेंट, एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो ट्रायल वेव फंक्शन होगी ये हमारे पास कैट फॉर्म के अंदर होगी। तो साइ कैट विच इज इक्वल टू C1 साइ कैट 1 प्लस C2 साइ 2 कैट फॉर्म प्लस C3 साइ 3 कैट फॉर्म, और इसी तरह चलते चलते हमने n तक जाना है, Cn कैट साइ n। स्टूडेंट अब हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? समेशन i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो C i आ जाएगा और साइ i कैट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं इसी वेव फंक्शन का क्या करूँगा, इस वेव फंक्शन का मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ। तो ये जो कैट फॉर्म के अंदर है ये किस में चली जाएगी? ब्रा फॉर्म के अंदर चली जाएगी। तो आप स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, गौर से देखना यहाँ पे इस वेव फंक्शन का मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। ये कैट फॉर्म के अंदर था, ये किस में चला जाएगा? ब्रा फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो C1 स्टेरिक आ जाएगा और स्टूडेंट ब्रा फॉर्म के अंदर चला जाएगा, साइ 1 ब्रा फॉर्म प्लस C2 स्टेरिक ब्रा फॉर्म साइ 2, और इसी तरह चलते चलते हमने n तक जाना है, Cn स्टेरिक आ गया और ब्रा फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रा फॉर्म साइ n। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मजीद इसको हम सुपरपोजिशन के जरिए से सॉल्व करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो फिर क्या बनेगा? ब्राय साइ समेशन फॉर्म के अंदर सर जी लिख दें इसको, तो मैं समेशन फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ 1 to n C1 स्टेरिक आ गया बच्चों। अब ब्रा साइ i यहाँ पे आएगा, ठीक है, आई आ गया, ये हो गया।
स्टूडेंट अब हमने नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कैलकुलेट करनी है इसकी। तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या होती है, तो उसका फार्मूला हम देखते हैं बाय यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ये होती है प्रोडक्ट ऑफ ब्रॉ एंड साई विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ब्रॉ एंड कैट साई फंक्शन विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। इसकी जगह पे बच्चों वैल्यूज कौन सी आएंगी, शाबाश ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू होगी। बस वैल्यूज को पुट करते हैं फिर हम। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n सी आई स्टेरिक साई आई। ठीक है, ये हो गया। फिर मज़ीद बच्चों इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आ जाएगी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n सी आई एंड गेट फंक्शन आ जाएगा 1। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, तो ये समेशन एक ही समेशन में चला जाएगा 1 to n। अब स्टूडेंट ये सी आई स्टेरिक और सी आई को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ और इस वेव फंक्शन को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो सी आई स्टेरिक सी आई और इस वेव फंक्शन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन आया है सिमिलर है कैट एंड ब्रॉ फंक्शन के अंदर है, तो इसको हम किसके क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। दोबारा सुन लें, ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन आई है स्टूडेंट, ये वाली जो वेव फंक्शन आई हैं ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आई हैं। तो साई आई ब्रॉ फंक्शन और साई आई कैट फंक्शन ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट सी आई स्टेरिक और सी आई, तो ये बराबर हो जाएंगे सी आई का मॉड के स्क्वायर के। जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो फिर मैं पुट करता हूँ सी आई इज इक्वल टू 1 to, यहाँ पे मैं मॉड फॉर्म के अंदर लिख दूंगा, वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगी 1 विच इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 to n सी आई मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये इक्वेशन आगे स्टूडेंट हम यूज करेंगे, तो इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम देता हूँ या 2। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने करना ये है, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैं इनकी जगह हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आ जाएंगी फिर। तो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है यहाँ पे ब्रॉ फंक्शन की वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे गेट फंक्शन की वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने से हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आ जाएंगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। तो स्टूडेंट मैं यही करने लगा हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। स्टूडेंट क्या करते हैं हम, यहाँ पे बच्चों देखो गौर से वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास ब्रॉ फंक्शन है और ब्रॉ फंक्शन की हमने कौन सी वैल्यूज को पुट करना है, शाबाश, हमने बच्चों ये वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मैं यही पुट करता हूँ, ये वाली जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे ब्रॉ फंक्शन की, फिर हम कैट फंक्शन की वैल्यूज को पुट करेंगे बारी बारी। तो फिर आगे नेक्स्ट करते हैं, ब्रॉ फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली i इज इक्वल टू 1 to n सी आई स्टेरिक आ गया बच्चों और साथ में आ गया है सी आई। ये अब हमारे पास आ गया है बच्चों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ब्रॉ फंक्शन की वैल्यूज
सॉरी कैट फंक्शन की, ब्रॉ फंक्शन की हमने लिख दी, ब्रॉ फंक्शन की लिख दी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया। अब कैट फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज लेनी है, तो कैट फंक्शन के अंदर हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है, शाबाश, ये वाली वैल्यूज को हमने यूज करना है। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n और सी आई और आ जाएगा बच्चों सी साई आई कैट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये समेशन 2 दफ़ा है, इसको मैं 1 दफ़ा लिख दूंगा और ये सी आई यहाँ पे चला जाएगा इसके साथ, और ये जो जस्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये जस्ट इस पर अप्लाई होगा। तो आगे हम करते हैं, मैंने ये कहा है जो समेशन होंगे मैं उसको 1 दफ़ा को मैं 1 बार लिखता हूँ एंड और फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाले बच्चों सी आई स्टेरिक और ये वाला सी आई स्टेरिक एक तरफ लिख लिया। अब ये वाला जो वेव फंक्शन है ब्रॉ फंक्शन के अंदर ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। अब ये वाला जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है मैंने कहा था जस्ट इस पर हम लगाएंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक और हम फार्मूला यूज़ करेंगे, गौर से देखना। ये वाला जो फार्मूला है किसके इक्वल होता है, शाबाश, सोचिए ज़रा। ये बच्चों होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का फार्मूला, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, शाबाश। तो लिखते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला का बच्चे यूज़ करते हैं एच कैट साई आई, ठीक है, कट फॉर्म के अंदर आ गया। ये इक्वल होता है बच्चों ई आई, ठीक है, यहाँ पे आई है तो ई आई क्या आ जाएगा, साई आई के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, ये यहाँ पे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ की है। अब एच कैप साई आई किसके बराबर हो जाएगा, ई आई साई आई के बराबर हो जाएगा। हमने ये फार्मूला यहाँ पे पुट करना है, तो मैं पुट करने लगा हूँ, विच इज इक्वल टू समेशन क्या आ जाएगा, शाबाश, आई इज इक्वल टू 1 to n। स्टूडेंट ये वाला जो है ये वाला किसके बराबर है, शाबाश, मैंने यहाँ पे कहा था सी आई स्टेरिक और सी आई इज इक्वल टू मॉड के स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा, सी आई मॉड का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि सी आई मॉड का स्क्वायर एच कैट किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश, ये वाला फंक्शन, ये वाला सॉरी आएगा साथ में, ये वाला मैं लिख देता हूँ साई ब्रॉ फंक्शन, और साथ में बच्चों ये वाला किसके बराबर है, शाबाश, ये वाला इसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई आई और साई आई। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बिल्कुल इजी है। अब हम क्या करते हैं, ई आई को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ और ये वाला जो फंक्शन है इसके साथ आ जाएगा। तो यही करता हूँ मैं कुछ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड सी आई का मॉड का स्क्वायर। अब ये जो ई आई है, ई आई यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्रॉ फंक्शन आई, और ये वाला फंक्शन स्टूडेंट आ जाएगा कैट फॉर्म के अंदर ये। अब स्टूडेंट ये वाला फंक्शन किसके बराबर है, शाबाश, गौर से देखो, नॉर्मलाइज कंडीशन आ गई है और यहाँ पे भी बच्चों एक हमने फार्मूला पुट करना है, ठीक है, वैल्यूज को पुट करना है, सॉरी। तो ये वाली वैल्यूज किसके बराबर आ रही है, ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट गौर से देखें, शाबाश, ये वाली वैल्यूज ये नहीं बन रही है, एक तो ये होगी, ठीक है, ये वाली किसके बराबर आ रही है, होल टर्म किसके बराबर आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। ई आई वैसे का वैसे रहेगा। अब ये वाले बच्चों किसके बराबर है, शाबाश, ये वाला बच्चों इसके बराबर नहीं है, 1 के इक्वल, यहाँ पे गौर से देखना,
ठीक हो गया। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वैल्यूज़ को हम करते हैं पुट। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 और ई आई, और यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बनेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू ई आई। अब ये जो ई आई है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। स्टूडेंट, मैंने शुरू में कहा था कि जब हम ट्रायल वेव फंक्शन को एज्यूम करेंगे तो हमारे जो फिजिकल सिस्टम होगा उस फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। तो मैं यही कंडीशन लिखता हूँ, मैंने ये कहा था शुरू में, जब मैं ट्रायल वेव फंक्शन को एज्यूम करता हूँ तो हमारी ग्राउंड स्टेट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। तो स्टूडेंट मैंने यही लिख दिया ई जी लेस देन और इक्वल टू ई आई, मतलब ये है ई आई बड़ी है ई जी एस से और ई जी एस छोटी है ई आई से। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो ई आई मतलब बड़ी है ना, ई जी इससे छोटी है, तो मैं दूसरी स्टेटमेंट ये लिखता हूँ कि ई आई भाई बड़ी होगी और इक्वल टू होगी ई जी एस से। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होगी कि ई आई ग्रेटर देन और इक्वल टू ई जी एस के होता है। अब मैंने क्या करना है, इसकी जगह मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, तो वैल्यूज़ आएंगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टूडेंट ई जी एस से। मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यूज़ आई हैं वो बड़ी आई हैं किससे भाई, ई जी एस से। दूसरी बात मैं ये कह देता हूँ कि ई जी एस की जो वैल्यू होगी वो हमारी छोटी होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के। मैंने दूसरी बात ये कही है स्टूडेंट, गौर से सुनना, कि पहले मैंने ये बात की थी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ई जी एस से। मतलब ये है कि ई जी एस, फिर हम ये कह सकते हैं ई जी एस छोटा है और इक्वल टू है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के। तो ये हमारे बच्चों हमने सेटिस्फाई करना था और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ई जी एस लेस देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये वाला भी रिजल्ट बच्चों सेम आया है। चेक करते हैं कि ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो लेस देन और इक्वल टू आई है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो लास्ट में आप बच्चों लाइनें लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, वो ये है कि दिस मैथमेटिकल फार्मूला is known as, ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये हमारा बच्चों कहलाएगा वेरिएशनल प्रिंसिपल। स्टूडेंट आपने एक और हेडिंग डालनी है कि वेरिएशनल मेथड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ वेरिएशनल मेथड, कि हमारा वेरिएशनल मेथड क्या होता है। हेडिंग डालोगे स्टूडेंट, वेरिएशनल मेथड ये होता है कि स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने लेनी होगी मिनिमम हैमिल्टोनियन की, तो वो हमारी अप्रोक्सीमेटली बच्चों इक्वल आनी चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएशनल मेथड कहलाएगा। तो इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं
कि द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो मैं इसी को मैं लिख देता हूं कि दी स्टूडेंट मैंने ये कहा है कि फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के, और ये हमारा वेरिएशनल मेथड कहलाएगा। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर लेक्चर समझ आ गया है तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।